हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आर्या कोचिंग सेंटर में। आज की हाई स्कूल की इस क्लास में पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि अगर कोई भी हमारी संख्या a को हम b से भाग करते हैं, अगर मैं a को b से भाग करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा और साथ में एक शेषफल r मिलेगा। यानी मैं इसे लिख सकता हूं कि जो a होगा वो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जाएगा, या कि अगर हम b से a को भाग करते हैं तो ये क्यू बार मल्टीप्लाई होगी और r इसका शेषफल बनेगा। इसी फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो a होगा वो बी क्यू की गुना के बराबर होगा प्लस r, तब वो a के बराबर बन पाएगा। इसमें जो a होता है वो मेरा भाज्य, यानी जिसे हमें भाग करना है, a को भाग करना है। b मेरा भाजक, भाजक होता है जिससे हमें भाग करना है, कि मुझे a को b से भाग करना है तो b मेरा भाजक होगा और a मेरा भाज्य होगा। इनटू q, q कोई भी नंबर, इसी बोलते हैं हम भागफल, और प्लस r मेरा शेषफल। यानी जो कोई भी संख्या होती है वो इस टाइप की लिखी हुई होती है कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, ये मेरा कोई भी संख्या बनती होगी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम किन्हीं भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF पता करते हैं। अब इससे हम कैसे पता करेंगे कि किसी का HCF कितना है। देखिए, अगर मैं किसी भी संख्या का HCF पता करूंगा तो वो संख्या मेरी हमेशा a इजकल टू बी क्यूब फॉर्म की आ जाएगी। यानी जो मेरा r होगा वो उसमें 0 होगा। यानी अगर किसी संख्याओं में शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या यानी जो भागफल होगा वही उन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा। कैसे, क्वेश्चन से समझते हैं कि मुझे कहा गया है कि 40 और 136 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करिए। देखिए कि मुझे 136 और 40 का महत्तम समापवर्तक करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 136 को 40, आप इसे ऐसे समझिए कि हम 136 को 40 से भाग दे रहे हैं। अगर इसे हम भाग देंगे तो 40 तिया 120 बनेगा, और 120 में 136 से 120 घटाएंगे तो 16। यानी मैं इसे लिख सकता हूं 40 गुना 3 जमा 16। क्या यहाँ पर 0 आई, जो मैं r लिख के चला था, क्या वो 0 आया? नहीं। अगर 0 नहीं आया तो अभी इसका महत्तम समापवर्तक हमें नहीं मिला। अब ये 16 आया है तो इस बार जो 40 होगा उसे 16 को a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में बनाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम 16 दूनी 32 और 8 40। यानी हम 40 को लिख सकते हैं 16 गुना 2 32 और प्लस 8। चाहे तो आप इसे अलग भाग कर भी देख सकते हैं। अभी भी ये 0 नहीं हुआ, इस बार इसे 16 को यहां लिखेंगे, 16 बराबर ये 8। आपको ये ध्यान रखना है कि ये संख्या इधर उल्टे हाथ पे आएगी और ये संख्या इधर सीधे हाथ पे आएगी। अब इसे लेंगे 8 और 8 दूनी 16 प्लस 0। यानी जब मेरा यहां पर 0 बन जाए इसका मतलब जो ये संख्या है यही मेरा HCF होगा, यही मेरा महत्तम समापवर्तक होगा। यानी कि 40 और 136 का जो HCF होगा वो 8 होगा, यही मेरा आंसर है। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखिए कि किसी भी संख्या को अगर दो संख्याएं दी हुई है तो बड़ी संख्याएं ऊपर लिखिए, छोटी संख्याएं नीचे लिखिए। यानी उस हर एक संख्या को, पहली संख्या को आप a मानिए, बड़ी संख्या को, और छोटी संख्या को b मानिए, और इसे हम लिखेंगे a इजकल टू बी क्यू प्लस आर।
अगर आर मेरा बचता है तो बी इधर आएगा और आर इधर आएगा। इसके लिए मैं फिर क्यू ढूंढूंगा और कोई नया आर ढूंढूंगा, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा जो आर है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मुझे कहा है कि 210 और 830 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड प्रमेय से ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं कि ये 830 और 210, यानी हम मुझे लिखना होगा 830 को 210 कि यहां कुछ गुना करूं जो 830 के आसपास तक आ जाए, ऐसा मैं भागफल देखता हूं। तुम करते हैं 3 बार ही कटेगा, 0 से 0, 21 तिया 63 बचे 20, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 210 गुना 3 जमा 20। भाई गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अगर मैं इन दोनों की गुना करूंगा, हालांकि मैं भाग करके यहाँ दिखा चुका हूं, गुना करते हैं तो 3 0 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 630। अच्छा, तो 200, ये 200 बचेगा। 210 गुना 3 जमा 200। अब इस 200 को लिखेंगे यहां, 210 को, और 200 लिखेंगे यहां। अब इसमें मैं किसकी गुना करूं जो 210 के नजदीक पहुंचे या 210 से कम रहे। तो अगर मैं इसमें एक की गुना करता हूं और प्लस 10, क्योंकि 200 गुना 1 200 प्लस 10 210 बनेगा। अब 200 यहां लिखेंगे और ये 10 यहां। इसमें किसकी गुना करेंगे हम, 20 की, तो 20 धाम 200 प्लस 0। अब ये 0 मेरी आ गई है। पहले मैंने देखा जो शेषफल वो 200 था, 2 12 में 10 बचा और यहां पर 0। जब ये मेरा R 0 आ जाएगा तो जो ये संख्या होगी वही मेरा HCF होगा, यानी कि 210 830 का HCF जो होगा वो 10 होगा। यही आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे पता करते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आप अलग करके इन्हें देख सकते हो। कैसे देखेंगे कि मुझे पता करना है 210 और 830। भागफल विधि को आप अलग देख सकते हैं कि आप 210 से 830 को भाग दीजिए तो 3 बार, तो ये चलेगा 630, ये बचा 200। अब 200 से फिर 210 को भाग दीजिए। देखो अब इसे लाइन को लिखते कैसे हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे 830, ये लिखा हुआ है, फिर 210 कि कितनी बार गुना किया मैंने, 3 बार गुना किया, प्लस शेषफल 200 आया। फिर अगली बार जो हमारा 210 है उसे उतारेंगे, ये रहा 210, 200 जितनी बार मैं गुना करूंगा तो 200 एकम 200, 10 बचेगा, यानी मैं इसे लिखूंगा 210 को 200 गुना 1 जमा 10। अब इस 200 को यहां उतारेंगे या फिर 10 से भाग देंगे इसे 200 को, तो ये पूरा 20 बार कट जाएगा और शेषफल मेरा 0। यानी मैं 200 को लिखूंगा 10 गुना 20 जमा 0। अब 0 आ गया, यानी मेरा R 0 होगा, तो जो ये संख्या होगी यही मेरा HCF बन के आ जाएगा। तो 210 और 830 का जो HCF होगा वो 10 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबका करने का एक ही तरीका है। कैसे तरीका है कि हम मानते हैं कि कोई हमारी संख्या लिखते हैं, माना संख्या A 2 से विभाजित
करते हैं तब जो मेरी संख्या होगी a/2 ये कैसी होंगी, q के बराबर, या a इक्वल टू जो होगा वो 2q और प्लस r, यानी कुछ ना कुछ शेषफल इसमें हो सकता है, जहां r 0 1 2 3 डैश कुछ भी हो सकता है। ये जो a बन के आएगा, अगर मैं r को पहले 0 पुट करते हैं, अगर r को 0 पुट करते हैं तो पहली संख्या को बोलते हैं a1, वो बनेगी मेरी 2q प्लस 0, यानी ये होगी 2q। अगर मैं r बराबर 1 भरता हूं तो दूसरी संख्या में a2 बोलता हूं, ये बन जाएगी 2q प्लस 1। तीसरी संख्या अगर r बराबर 2 लिखूंगा, इसे a3 बोलते हैं, तो ये बन जाएगी 2q प्लस 2। यानी जितनी भी मैं संख्याएं भरूंगा ये इसी टाइप की आ जाएंगी। अब एक बात बताइए कि यहां पर सभी पे लिखा हुआ है 2q 2q 2q, यानी अगर किसी संख्या में 2q लिखा हुआ है तो q का मान 1 भरूंगा तो भी ये 2, 2 भरूंगा तो ये 4, 3 भरूंगा तो 6, यानी ये संख्या हमेशा एक सम संख्याएं होंगी। तो ये एक सम संख्या होगी। 2q प्लस 1 सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो ये हमेशा एक विषम। 2q सम में 2 जोड़ेंगे तो ये भी सम, यानी कि जो 2q वो हमेशा सम संख्या होगी और 2q प्लस 1 हमेशा एक विषम संख्या होगी। यही मुझे प्रूफ करना था कि जो 2q होगा वो हमेशा सम होगा और 2q प्लस 1 हमेशा विषम होगा। अगर इस क्वेश्चन में चाहे तो आगे हम 2q प्लस 2 भी सम होगा, 2q प्लस 3 विषम होगा, आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। देखो पिछले क्वेश्चन में 2q या 2q प्लस 1 था, इस क्वेश्चन में 4q है, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं कि कोई भी जो संख्या होगी वो 4q प्लस r फॉर्मेट में होगी। जैसे पहले में यहाँ 2 लिखा हुआ था, पहले क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले किया वहां पर 2q या 2q प्लस 1, तो वहां पर जो मैं संख्या लिखूंगा वो लिखूंगा 2q प्लस r। या इस क्वेश्चन को अगर वो किताब से अलग बदल के पूछेगा तो 4 के स्थान पर वो 3 भी लिख सकता है, तो उस संख्याओं को हम क्या लिखेंगे, वो संख्या हमेशा 3q प्लस r। हालांकि यहां 3 लिखने पर संख्याएं विषम और सम का पता हमें नहीं चल पाएगा, तो यहां पर ज्यादातर वो 2 या 4q जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, या 6q या 8q, ऐसे ही क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा 2 4 6 8। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा a इक्वल टू 4q प्लस r इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मुझे बताना है कि ये विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप में होते हैं। अब r बराबर आप 0 1 2 3 भरने पर, अगर ये हम भरते हैं तो a को a1 लिखेंगे, यानी पहला पद लिखेंगे, वो बनेगा 4q प्लस 0 यानी कि 4q। जब r बराबर 1 भरेंगे तो a2 बन जाएगा हमारा 4q प्लस 1। जब r बराबर 2 लिखेंगे, जब यहां पर 2 लिखेंगे तो इसे a3 बोलता हूं मैं, ये बन जाएगा 4q प्लस 2। अगर 3 लिखता हूं तो ये a3 बनेगा और ये बन जाएगा 4q प्लस 3। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सम है और कौन विषम है। देखो 4q हमेशा सम होगा, 4q सम में एक जोड़ेंगे, जैसे कोई संख्या मैंने कहा 8 सम है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 9 बनेगा और ये क्या होगी, ये विषम। तो कभी भी सम संख्या में अगर हम 1 3 या 5 कोई विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो हमेशा विषम ही बनता है। तो 4q प्लस 1 ये विषम होगा, 4q प्लस 2 ये सम होगा, 4q प्लस 3 ये विषम होगा। और इस क्वेश्चन में मुझसे विषम ही पूछा है, तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3
सदैव विषम संख्या होगी। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार सेम वही क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है। बस हमें ध्यान क्या करना है, हमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई संख्या a अगर वो 2q की बात करते हैं तो उसे हम 2q+r लेंगे, अगर 4 की बात करेगा तो 4q+r लेंगे, और 6 की बात करेगा तो 6q+r लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मुझसे 6q पूछा है तो इसमें हम इसे लिखेंगे 6q+r, जहां r 0, 1, 2, 3 कुछ भी हमारा हो सकता है। अगर मैं r को 0 लिखता हूं, r को 0 लिखेंगे तो इसे पहला टर्म लिखेंगे a1 और ये बन जाएगा 6q+0 यानी 6q। फिर r बराबर 1 लिखेंगे तो ये a2 बन जाएगा 6q+1। r बराबर 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6q+2। r बराबर 3 भरने पर a4 बन जाएगा मेरा 6q+3। r बराबर 4 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6q+4। r बराबर 5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6q+5। यानी मुझे r की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते हुए जानी है। ये सम, ये हमेशा विषम, क्योंकि 6q सम है तो सम में एक संख्या जोड़ेंगे तो विषम, 2 जोड़ेंगे तो ये भी सम, ये विषम, ये भी सम और ये विषम। और मुझे पूछा इस क्वेश्चन में कि विषम पूर्णांक, तो जो विषम होंगे विषम पूर्णांक वो हमारे 6q+1, 6q+3 और 6q+5, यही हमें प्रूफ करना था। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल इस चैप्टर को आगे से पढ़ेंगे। ठीक है।